अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये आपके लिए मैं लाया हूं लेक्चर नंबर 3, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। और सबसे बड़ी चीज, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आपका स्टार्ट किया है, वो आपको पता है, और स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज भी लगभग खत्म होने को है अब, और मैथ्स के एमसीक्यूज भी लगभग खत्म होने को है, और आपका जो इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भी यहाँ पे चल रहा है। कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे प्रोवाइड मैं करूंगा साइंस, कुछ ही दिनों में, और आप जीके का भी लेक्चर देखोगे। जीके माने यानी ज्योग्राफी का लेक्चर आपको पहले आएगा। तो आप बस बने रहे हमारे साथ, आप सारा का सारा जो भी सिलेबस होगा वो मैं आपको खुद कवर करवाऊंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, अब आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको समझाया था बेटा, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक एट्रीब्यूट अगर प्रेजेंट होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर एब्सेंट होगा तो कैसे डिनोट करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने बोला इस एट्रीब्यूट्स के क्लासेस, उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बोला अगर जहां पर भी आप ब्रैकेट्स में देखोगे उसका मतलब क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की, वो मैंने सारा बताया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था हमारा जो डेटा है वो या तो कॉन्सिस्टेंट हो सकता है या तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है, आपको मैंने बोला था कॉन्सिस्टेंट डेटा तब होता है जब हमारी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होती है, यानी नॉन नेगेटिव होती है, तब बोलते हैं हमारा डेटा कॉन्सिस्टेंट है। अगर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव निकले, कोई भी एक अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव निकले, हम बोलते हैं हमारा जो डेटा है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। आई होप यहां तक आपको सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद अभी मैं आपके लिए पिछले थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं, ठीक है। पिछला थोड़ा मैं रिवाइज करना चाहता हूं ताकि आपको जो हमने पिछला पढ़ा था वो आपको वापस रिवाइज हो जाए। तो चलिए बेटा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको दिए गए डेटा में से ये ए बीटा 220 है, अल्फा बी 130 है, अल्फा बीटा 110 और ए की फ्रीक्वेंसी है 180। आपको बेटा चेक करना है क्या ये डेटा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहला एक तरीका ये है, इसको कॉन्टिजेंसी टेबल बनाओ। ऐसे करते थे हम, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, यहां पर ए लिखते थे और यहां पे अल्फा लिखते थे और यहां पे समझ लीजिए यहां पे टोटल लिखते थे आप, ठीक है। इसी तरह आप क्या करते थे, ओके। इसी तरह यहां पर भी नीचे थोड़ा एक और लाते हैं। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी बीटा एंड टोटल, ओके। अब यहां पे क्या बनेगा, ये ए बी, देखिए इसको कीजिए, ये बनेगा अल्फा बी सॉरी, ये क्या आएगा, ये वाला आएगा ए बीटा और ये वाला आएगा अल्फा बीटा। इन दोनों को जरा देखिए, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को, ये वो वाले बीज है जहां पर ए प्रेजेंट है, ये वो वाले बीज है जहां पर ए प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल में क्या आ जाएंगे, टोटल बी आ जाएंगे, बी की फ्रीक्वेंसी। ये वो वाले बीटा है जहां पर ए प्रेजेंट नहीं है, ये वो वाले बीटास है जहां पर ए प्रेजेंट है, तो टोटल में बीटा बन जाएंगे। इसी तरह ये टोटल में ए बन जाएंगे, ये टोटल में अल्फा बन जाएंगे, और अगर इस ए और अल्फा को ऐड करेंगे, बी और बीटा को ऐड करेंगे, एन, ये आपको पता है। अब देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले ए बीटा कहां से आएगा, ये आपका 220 देकर है ना। उसके बाद अल्फा बी, ये 130 है, अल्फा बीटा 110 है, और ये ए जो है ये 180 है, बता दीजिए। अब आपको पता है इन दोनों को अगर सम करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इस ए की फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। बताइए इसको क्या ऐड करे, इस 220 को क्या ऐड करे सच दैट वो 180 आए, मुझे लगता है -40। इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां पर ये माइनस में आ रहा है, तो जब ये नेगेटिव में आएगा, सिंपल सी बात है, तो डेटा क्या बनेगा, इनकॉन्सिस्टेंट।
है ना, सिंपल सी बात। लेकिन अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा इतना नहीं लंबा खींच लूं, थोड़ा आसान से करेंगे, अगर हम जल्दी जल्दी इसको करना चाहते हैं तो वो तरीका भी है हमारे पास, वो देख लीजिए क्या क्या करना है हमें, देख लीजिए। तो अब अगर कोई चाहता है मैं इसको सर जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, देख लीजिए फिर क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले समझ लेना है, जब भी आपके पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होती है, ए बी, ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा, ये आपकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज है। इनमें से आपको 3 देकर है, ए बीटा भी देकर है, अल्फा बी भी देकर है, अल्फा बीटा भी देकर है, बस ये निकालनी है। अगर आपको कहीं से खाली यही निकल गई, आपने खाली यही चेक की, क्योंकि आपको पता है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आपको बस यही चेक करना है क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो कैसे चेक करोगे, आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। अगर आप ए को लिखोगे, ए, क्या आप ए को लिख सकते हो, ए की फ्रीक्वेंसी को ए बी प्लस ए बीटा, क्या ख्याल है ना। ये वो वाले एज है जिनमें बी प्रेजेंट है, ये वो वाले एज है जिनमें बी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बीटा आ गया। अब देख लीजिए ए बी, यानी इसको फ्रीक्वेंसीज में रख लीजिए। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी तो निकालना है। अच्छा, ए की फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 180। ए बीटा किसके बराबर है, ए बीटा 220 है, तो इसका मतलब यहां से आपको ए बी सीधे निकलेगा 180 माइनस 220, तो ये भी निकलेगा -40 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब डेटा इनकॉन्सिस्टेंट है। इसका मतलब कभी कभार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि पूरा कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाने की, ठीक है, कभी कभार आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां तक तो समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने पिछली बार ये भी आपको पढ़ाया था कि डेटा हमारे पास क्या हो सकता है, दो एट्रीब्यूट्स अगर है, ए एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट। ए एट्रीब्यूट और बी एट्रीब्यूट तब होते हैं इंडिपेंडेंट, हम इनको तब कहते हैं बेटा जी इंडिपेंडेंट है। कब बोलते हैं, जब ए के प्रेजेंट होने से या इसके एब्सेंट होने से बी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी तरह बी के प्रेजेंट होने से या बी के एब्सेंट होने से ए पर कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, उसको बोलते हैं ये दो एट्रीब्यूट्स, तब हम बोलते हैं ये दो एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। सर जी एग्जांपल, मैंने पिछली बार ये बोला था, जेंडर एक एट्रीब्यूट मान लो, सक्सेस दूसरा एट्रीब्यूट मान लो। क्या आपको लगता है जेंडर मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। सक्सेस या तो ये फेल निकला या तो पास निकला, है ना। क्या मेल के हो, अगर जेंडर मेल हुआ तो उससे कोई रिलेशन है सक्सेस की, नहीं। क्या फीमेल, ये सिंपली सक्सेस क्या क्यों मिलेगी, जब किसी ने मेहनत की तो तब सक्सेस मिलेगी। ये बात नहीं है कि कोई मेल है तो तब सक्सेस मिलेगी या कोई फीमेल है तो तब सक्सेस मिलेगी, है ना, नहीं, इसका ये मकसद नहीं है। बस इसका मतलब ये हो गया जेंडर और सक्सेस क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह मिसाल के तौर पर ब्यूटी, मैंने पिछली बार भी बोला था, और इंटेलिजेंस। अब जाहिर सी बात है जो बंदा ब्यूटीफुल होगा, अब जरूरी नहीं है ना कि वो इंटेलिजेंट भी हो, और जो बंदा ब्यूटीफुल हो और जरूरी नहीं है ना कि वो इंटेलिजेंट भी हो। इसका मतलब इनमें कोई कनेक्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये तो मैंने पिछली बार समझाया था। लेकिन अब सर जी मैथमेटिकली इनको कैसे लिखना होता है, मैथमेटिकली तो बता दीजिए ना, तो लिख लीजिए आप क्राइटेरियन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्राइटेरियन फॉर इंडिपेंडेंस। अगर आपको बेटा जी दो एट्रीब्यूट्स मैथमेटिकली अब बताने, एक तो हो गया हमने समझ लिया, इसके लिए दो मेथड्स है। कितने मेथड्स है आप समझ लीजिए, 3 मेथड्स है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। मेथड नंबर 1, पहला मेथड जो है, जो आपको बताएगा क्या आपके एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रपोर्शन मेथड। सर जी ये क्या बोलता है, प्रपोर्शन मेथड बोलता है अगर आपको ये चेक करना है ए एट्रीब्यूट और बी एट्रीब्यूट क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं, आप देख लो, अगर ये दो इंडिपेंडेंट हो गए तो ये जो ए बी होगा डिवाइडेड बाई बी, ये होना चाहिए ए बीटा की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा की फ्रीक्वेंसी। या अगर आप ए बी को डिवाइड करोगे ना, अब इससे पहले दूसरे से किया था, अब पहले वाले से कर लो, यानी ए से। अरे भाई ये ए पहला था, ये बी दूसरा था, हमने पहले में जो ये मेथड था ये वाला,
ये वाली लाइन, इसमें हमने दूसरे को डिवाइड किया, यानी बी को और बीटा को। अब अगर आप पहले डिवाइड करोगे, यानी ए इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एल्फा बीटा इज इक्वल टू एल्फा बी, फिर यहां पे लेकिन एल्फा पहले को चेंज करना है, डिवाइडेड बाय ए एल्फा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब प्रपोर्शन मेथड क्या बोलता है, अगर आपने ए बी की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया बी की फ्रीक्वेंसी से, या आपने ए बीटा को डिवाइड किया बीटा की फ्रीक्वेंसी से, तो दोनों रेशियो अगर इक्वल आए तो तब हम बोलेंगे ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए। अभी मैं एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। उसके बाद ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए, या इसका ये दूसरा भी मतलब है। देखो इससे पहले हमने किसको चेंज किया था, बी को, यहां पे देखो बी बीटा में किया था। अब अगर पहले को चेंज करेंगे तो पहला ए यहां पे बनेगा, ये दूसरा बनेगा अल्फा, फिर नीचे भी आपको वही डिवाइड करना है, जो चेंज होता है वो उसी को डिवाइड भी करना होता है। नंबर 2 मेथड नंबर 2 बोलता है बेटा जी, उसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। वो क्या बोलता है, अगर आपके पास ये ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो फिर ए बी जो होगा ये होना चाहिए बराबर ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल डिवाइडेड बाई एन, या अल्फा बीटा भी होना चाहिए बराबर अल्फा की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई बीटा की फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाई एन। दोनों के दोनों, या तो इसको यूज कर लो या तो इसको। सर जी ये कब यूज करना है, ये कब, जब आपको डेटा में इसके हिसाब से वैल्यूज दे होंगे तो आपको इसको करना है यूज। अगर इसके हिसाब से वैल्यूज नहीं, आपको इसके हिसाब से देकर होंगे तो इसको यूज कर लो, बस कोई ना कोई यूज कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जो हमारा इसके बाद है तीसरा मेथड, इसको बोलते हैं मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 3 क्या बोलता है, बोलता है अगर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स होंगे ए और बी, ये दो तब ही इंडिपेंडेंट होंगे जब ए बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा, जब ये आ जाएगा बराबर ए बीटा इंटू अल्फा बी। अगर ये दो बराबर हुए तब हम कहेंगे कि दो एट्रीब्यूट्स ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। समझ लेना है। अब समझ लीजिए, अब मान लेते हैं ए और बी ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं निकले। लेट्स सपोज अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं निकले तब हम बोलते हैं ए और बी, इसका मतलब ये हो गया ए और बी कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाता है एक दूसरे के साथ। ए और बी कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाता है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब तब हम बोलते हैं दीज टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड। क्या कहते हैं, तो इसका मतलब दो एट्रीब्यूट्स कब होते हैं एसोसिएटेड, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। सिंपल सी बात। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको ये चेक करना होगा कि कब आपका डेटा एसोसिएटेड है, कब आपका डेटा इंडिपेंडेंट है, बस आपको इतना ही चेक कर लेना है बेटा जी, आपको बस इतना ही चेक कर लेना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर डेटा इंडिपेंडेंट होगा तो वो एसोसिएटेड नहीं हो सकता, अगर डेटा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो फिर वो जरूर एसोसिएटेड होगा। अभी मैं दिखा देता हूं। अब एसोसिएटेड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएटेड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मिसाल नंबर 1 होता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड। पॉजिटिवली एसोसिएटेड हमने आपको अभी बोला कंपैरिजन मेथड में दो एट्रीब्यूट्स ए और बी, तब हम कहते हैं अभी बोला था दो एट्रीब्यूट्स ए और बी। समझ लीजिए, हमने अभी बोला था ना, वो अगर दो एट्रीब्यूट्स होंगे वो तब होंगे मतलब इंडिपेंडेंट जब ए बी डिवाइडेड बाई बीटा होगा बराबर ए बीटा बाई बीटा। बोला था कि नहीं, अभी बोला था। इसका हमने एक और मेथड बोला था जिसको कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। कंपैरिजन से हमने बोला था ए बी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई एन। ये किसके लिए था, अगर डेटा इंडिपेंडेंट होगा। देखिए अब अगर कभी कभार ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा हो गया और ये वाला वैल्यू इससे ग्रेटर बन गया, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई बीटा comes out to be greater than a beta divided by beta,
तब हम कहते हैं हमारा डेटा एसोसिएटेड है। और कौन सा वाला? पॉजिटिवली। क्योंकि अब देखो जब ये बराबर नहीं आएगा, हमारे पास बहुत सारे केसेस है, कभी कभार ये ग्रेटर देन आएगा, कभी कभार ये छोटा बन जाएगा, और जब छोटा बन जाएगा उसको बोलते हैं नेगेटिवली एसोसिएटेड। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब या जब ये ए बी ये बड़ा बन जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एन, तब हम कहते हैं हमारा डेटा क्या है? पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अब इसी तरह आप नेगेटिव पे आ जाओ। अब यहां पे अगर मैं चेंज करूं नेगेटिवली एसोसिएटेड, अब एसोसिएटेड तो होगा, जब मैं एसोसिएटेड की बात करता हूं इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया नेगेटिव के वक्त क्या होगा? नेगेटिवली एसोसिएटेड। ये जो ये क्वांटिटी है ना, ये इस क्वांटिटी से छोटा आएगा, ये छोटा आएगा। जब छोटा आ जाएगा, लेस देन आएगा, तब हम बोलते हैं ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके बाद कुछ और भी चीजें देख लीजिए। अब क्या हो सकता है कभी कभार काम, एक और एसोसिएशन होती है, उसको बोलते हैं कंप्लीटली एसोसिएटेड। क्या होते हैं? कंप्लीटली एसोसिएटेड। सर जी वो क्या होता है? समझ लीजिए, अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। तो एक और होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीटली एसोसिएटेड। बेटा जी कंप्लीटली एसोसिएटेड क्या होता है? समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके पास ए बी जो है, क्या ए बी, ये जो ये ए बी है, ए बी की फ्रीक्वेंसी ये बराबर आएगा आपके पास ए के ही, और ए बीटा की फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी आपको बराबर 0 के। ठीक है, तब हम कहेंगे आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली एसोसिएटेड है। समझ आ रही है बेटा कि नहीं है? या अगर आपका ए बी बराबर है बी के और अल्फा बी है बराबर 0 के, तो तब भी आप कहोगे आपका डेटा कंप्लीटली एसोसिएटेड है। ये आपको चीजें याद रखनी है। इसके बाद एक और आता है, उसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो कब होता है आपके दो एट्रीब्यूट्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड? जब आपका ए बी, ये इजी है, जब आपका ए बी भी 0 या आपका अल्फा बीटा 0। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 निकले तो आप बोलोगे आपका डेटा क्या है बेटा? कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा इस पे कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, चीजों को आप याद रख लेना। नंबर 1 क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए बी इज इक्वल टू 100 एंड बी की फ्रीक्वेंसी है बराबर 10, ए बीटा है बराबर बेटा 150 एंड बीटा की फ्रीक्वेंसी है बराबर 15, you have to find out, you need to find out how A and B are associated। आपको बताना है A और B कैसे एसोसिएटेड है, आपस में कैसे लिंक्ड है, क्या ये एसोसिएटेड है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और अगर एसोसिएटेड B है तो कौन सा एसोसिएटेड, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? चलिए चेक करते हैं सोल्यूशन। हम जरा यहां पे एक काम करते हैं, A B यहां पे देकर है ना, सो हम डिवाइड बाई इसको करेंगे B से। किसके बराबर आएगा? ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 10, वो आ जाएगा बराबर 10 के, है ना, 0 0 कैंसिल। अब जरा दूसरा क्या निकालेंगे? ए बीटा डिवाइड बाई क्या रख लेंगे? अब बीटा, क्योंकि दूसरा हमने लिया, तो ये कौन सा मेथड है? इसको बोलते हैं प्रपोर्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्रपोर्शन मेथड। तो ये किसके बराबर आएगा? ये बनेगा 150 डिवाइडेड बाई बीटा है 15, तो 15 1s are 15 10s are, तो ये भी निकला 10 के बराबर। सो देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई बीटा, सॉरी डिवाइड बाई बी, डिवाइडेड बाई बी हमारे पास निकल गया, दोनों ये बराबर निकल गया, ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, या विच इंप्लाइज ए और बी क्या होंगे आपस में? इंडिपेंडेंट होंगे बेटा। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, कम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन। और इसी पे आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन एक आया था, और वो मैं डिस्कस भी करूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे आया था। वो क्वेश्चन आपको कैसे आया था वो मैं दिखाऊंगा, इंडिपेंडेंसी पे आया था। अब देख लीजिए उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बता रहा है, इफ ए बी इट इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 10, ए बीटा it is equal to 250 and your beta it is equal to 25. The question says find out how A and B are associated. कैसे ये आपस में एसोसिएटेड है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये एसोसिएटेड है, और अगर एसोसिएटेड भी है तो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सिंपल. तो क्या कर लोगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंसी चेक करनी है. सिंपल. तो सबसे पहले क्या कर लोगे, ए बी को डिवाइड बाई क्या कर लोगे, डिवाइड बाई कर लोगे बी. वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बनेगा 200 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आएगा आपके पास 20. सिंपल. अब निकालो बेटा, ए बी को डिवाइड किससे करोगे, सॉरी ए बीटा को डिवाइड किससे करोगे, बीटा से. बताइए, वो बनेगा 2500 डिवाइडेड बाई 25, 25 1000, 25 10,000. इसका मतलब यहां पे ए बी डिवाइडेड बाई बी जो है, ये जाहिर सी बात है, ये 20 है, ये 10 है. इसका मतलब ग्रेटर देन है ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा. इसका मतलब मैंने अभी बोला था, जब ये ए बी डिवाइडेड बाई बी बड़ा होगा ए बीटा बाई बीटा से, इसका मतलब तब आपका डेटा इंडिपेंडेंट नहीं एसोसिएटेड होगा. और कौन सा वाला, पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा. इसका मतलब डेटा जो है ना, ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा बेटा. अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं. ठीक है, देखे कि नहीं अब, लेकिन वो आप खुद देखोगे. तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ और कुछ नहीं कर लेंगे. लेट सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग देंगे, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग. लेट सपोज आपने क्या कर दिया काम, ये मैं चलो दिखा ही देता हूं. तो चलिए वैल्यूज में थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू रख लेते हैं लेट सपोज 210, बी रखते हैं 10, ये रखते हैं 310, ये रखते हैं ये भी 10. बताइए फाइंड आउट हाउ ए एंड बी आर एसोसिएटेड. सबसे पहले क्या करोगे, ये रेशो निकालो. वो क्या आएगा, 210 को डिवाइडेड बाई 10 तो 21, और इसको 310 को डिवाइडेड बाई 10 तो 31. जाहिर सी बात है, ये वाला वैल्यू छोटा है, तो इसका मतलब ये 21 छोटा है ना इससे. इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी से छोटा होगा. जब छोटा होता है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड बन जाएगा. और बेटा जी समझ आ रहा है कि नहीं. अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बने. अब इसके बाद बता रहा है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, इफ n इज इक्वल टू 106, a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू 20. बेटा फाइंड आउट. सिंपल है, ये दूसरे मेथड पे बेस है, यानी रेशियो मेथड पे, सॉरी कंपैरिजन मेथड पे. फाइंड आउट हाउ ए एंड बी आर एसोसिएटेड. कैसे कर लोगे, अभी वो वाला मेथड नहीं लगेगा बेटा. कौन सा वाला, जो आपने अभी किया, आप करते थे अभी ए बी डिवाइडेड बाई बी, फिर निकालते थे यहां से ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा. सर जी यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, ए बी तो देकर है, चलो देकर है, बी भी देकर है, सर बी भी देकर है, लेकिन ना ही यहाँ पे ए बीटा देकर है ना ही बीटा देकर है. सर जी क्या हम निकाल नहीं सकते वो पहले कॉन्टिंजेंसी टेबल से. अरे निकाल सकते हो, लेकिन उतना लंबा कौन, फिर वो तो बड़ा बन जाएगा, आपको टाइम खाएगा ये. तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कौन सा मेथड करोगे, दूसरा मेथड करोगे, इंडिपेंडेंसी का यूज. उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा जी कंपैरिजन मेथड. सिंपल से निकालो, ए बी किसके बराबर है, 20. यहां से निकालो a मल्टीप्लाइड बाई बी होल डिवाइडेड बाई n. जरा इसको चेक कर लेते हैं, ये बनेगा 70 को मल्टीप्लाई कर लो 36 डिवाइड बाई कर लो 106. तो ये आपके पास जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ये बनेगा 23.7 आ जाएगा मेरे हिसाब से. ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, ए बी जो है वो 20 है, इसका मतलब इससे छोटा है, लेस देन है a मल्टीप्लाइड बाई बी होल डिवाइडेड बाई n. बताइए कौन सा एसोसिएटेड होगा, नेगेटिवली एसोसिएटेड. बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे. कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे क्या आपको अब एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ बेटा. अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारे इस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में है, उसको बोलते हैं यूल्स कोफिशिएंट.
यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल छोटा लेक्चर होगा अगला लेक्चर, क्योंकि उसमें बस मुझे यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पढ़ाना है, और उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था, और मैं सिखाऊंगा आपको कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए लास्ट टॉपिक कल ला रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का, यानी यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो जब आपका स्टैटिस्टिक्स, यानी अब स्टैटिस्टिक्स तो सारा कंप्लीट ही हो जाएगा उसके बाद, उस लेक्चर के बाद, उसके बाद आपका जीके जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और जीके में जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी का पोर्शन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो तैयार रहिए। इंशाल्लाह मैं ज्योग्राफी आपके लिए ला रहा हूं, और सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप तैयार है इस टॉपिक के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप इस टॉपिक के लिए रेडी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।